नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारी बात चल रही थी योजनाओं का आर्थिक को लेकर के। आर्थिक में हम बात कर रहे थे योजनाओं के बारे में, जो कुछ प्रमुख योजनाएं पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई या फिर भारत सरकार की जो कुछ प्रीमियर योजनाएं थी, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें लगभग हमने आधा लेक्चर डिस्कस कर लिया था, आधी योजनाओं के बारे में जान लिया था। और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर से दबा देंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं पहली योजना हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 को की गई थी और इसको प्रभावी बनाया गया था खरीफ वर्ष 2016 से ही। ठीक है, तो खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो वर्षा के मौसम में बोई जाती हैं। इसमें आप ले सकते हैं जैसे चावल हो गया, दालें हो गई, मोटे अनाज, गन्ना, कपास, तिलहन आदि फसलें हो गई, वे खरीफ की फसलें होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए, इस योजना का लक्ष्य जो है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों आदि के परिणामस्वरूप फसलों को होने वाली क्षति से किसानों को वित्तीय सहायता या वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। इसमें जो है खड़ी फसलों के अलावा, ठीक है, खेतों में खड़ी फसलों के अलावा बुआई के पहले और कटाई के बाद भी फसलों का बीमा होता है। ठीक, कुछ न कुछ राशि मिलती है बुआई के पहले और कटाई के बाद, और साथ ही साथ खड़ी फसलें भी इस योजना में शामिल हैं ताकि किसानों को बीमा दिया जा सके। ठीक है, या बीमित राशि का किसान को भुगतान किया जाएगा। तो क्या किसानों को फ्री में भुगतान किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस योजना में जो है 3 प्रकार की फसलें हैं, जैसे कि रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों आदि को शामिल किया गया। तो देखिए, खरीफ की फसलों पर किसानों को 2% की दर से प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। रबी की फसलों पर 1.5% की प्रीमियम दर से भुगतान करना होता है। वहीं वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% की दर का प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो यह 5%, 2%, 1.5% किस प्रकार से डिसाइड होता है? तो जो प्रीमियम की राशि होती है वह बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो भी कम हो उसका निर्दिष्ट प्रतिशत होती है। ठीक है, तो देखिए रबी की बात हुई तो रबी की फसलों के बारे में जान लीजिए। तो रबी की फसलें वे फसलें होती है जो जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, कुसुम हो गया, रेपसीड हो गया या सरसों हो गया। वहीं वाणिज्यिक या बागवानी फसलें वे बोलते हैं, जैसे कि बागवानी फसलें आप जानते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, ये सब होंगी बागवानी फसलें हो गई। और इसके अलावा वाणिज्यिक फसलों को जो तत्काल बिकती है बाजार में, जैसे कपास आपका वाणिज्यिक फसल है और गन्ना आपका वाणिज्यिक फसल है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। चलिए तो फिलहाल चलते हैं अगली योजना पर। एक चीज़ और जानते चलिए कि जैसे ही किसी फसल को नुकसान होता है और उसके द्वारा किसान के द्वारा दावा किया जाता है कंपनी के पास कि हाँ भैया हमारी फसल को नुकसान हुआ है, तो उसको तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कुल बीमित राशि का 25% तत्काल ऑनलाइन मोड में, मतलब उसके अकाउंट में तुरंत भेज दिया जाता है। बाकी अन्य का जो है वह सर्वेक्षण आदि के बाद उसको भुगतान कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो इस योजना का अनुमोदन किया गया था 1 जुलाई 2015 को। वास्तव में जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह पूर्व में चली आ रही 3 सिंचाई योजनाओं को शामिल करते हुए बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसमें कौन सी 3 योजनाएं शामिल थी? तो वे थी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और साथ ही साथ खेत में जल प्रबंधन कार्यक्रम। इन तीनों योजनाओं को मिलाकर के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई या इसका अनुमोदन किया गया 1 जुलाई 2015 को। इस योजना का लक्ष्य था कि उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल के दक्ष उपयोग तथा क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना या संवर्धन करना। और साथ ही साथ इस योजना के लिए कार्यान्वयन एक अलग से जो है इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अलग से समिति का गठन भी किया गया था। अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इसमें सदस्य जो है सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री इस एनएससी के सदस्य होते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय संचालन समिति या फिर एनएससी। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है 5 वर्षों में 2000 यानी कि 2015 से 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक के लिए 50,000 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है जो नोडल एजेंसी होगी वह होगा राज्यों का कृषि विभाग। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना की तरफ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो इस योजना की घोषणा की गई थी 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से। और इस योजना का जो है उद्देश्य वाक्य है स्वस्थ धरा और खेत हरा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ धरा खेत हरा जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या उद्देश्य वाक्य। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था ताकि कृषि के संपोषणी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और किस प्रकार से? तो किसानों को उनकी मृदा के बारे में या उनके खेत के मिट्टी के बारे में वास्तविक स्थितियों को बता करके। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या दिया। तो देखिए, यह योजना जो है अगले 3 वर्षों में इस योजना के तहत जो है लगभग 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कार्ड, मतलब ये जो 14 करोड़ कार्ड दिए जा रहे हैं प्रत्येक 3 वर्षों के चक्र में एक बार जारी किया जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद इनको फिर से जारी किया जाएगा, मृदा की फिर से जांच की जाएगी और उन्हें फिर से जारी किया जाएगा। ठीक है, देखिए यह योजना जो है वह कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत सरकार के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही। ठीक है, कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए 25 सितंबर 2014 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था और इसका लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण के क्षेत्र में संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण, निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके तहत जो है 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी और साथ ही साथ लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण के क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर के 25% करना और इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन करना। इस योजना का मेक इन इंडिया योजना का लक्ष्य रखा गया था, जिसको 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए फिलहाल अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पे बात किया गया ना विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक जो है 16% से बढ़ाकर के 25% हिस्सेदारी करना विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की। तो वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जो है कितना है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान बताइए? यह है 15.1%। ठीक है, 2020-21 का 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में 15.1% है, जबकि इसके पहले यह 16.4% योगदान कर रहा था भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। याद करते हुए चलिए, ये सारे डाटा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे काम जरूर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आगे आने वाले इन 2 एग्जामों में आपके लिए जरूर काम आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम को। तो देखो भैया, इसकी शुरुआत की गई थी 16 अक्टूबर 2014 को और इसका लक्ष्य था कि श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल परिवेश का तैयार करना। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत ना 5 योजनाएं थी जिनको शामिल किया गया है। वे थी, जैसे इसमें 3 योजनाएं थी ना, ये तो दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के तहत 5 योजनाओं को शामिल कर दिया गया था। और वे योजनाएं समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सभी को शामिल करते हुए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते प्रोग्राम को शुरू किया गया था 16 अक्टूबर
2014 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन को। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को और इसका उद्घाटन किया गया था 25 जून 2016 को पुणे में। ठीक है, तो देखिए भैया इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य है कि शहरों में जो है मूल बुनियादी ढांचों का विकास करना, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना और साथ ही साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। और इसके तहत जो है सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से लगभग 100 स्मार्ट सिटीज को या 100 शहरों का नाम चुना जाना था, अलग अलग राज्यों और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उन सभी से जो है अलग अलग शहरों का चुनाव किया जाना था स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत। तो क्या कुल 100 शहरों का चुनाव किया गया? तो नहीं, अब तक इस योजना के तहत कुल 99 शहर चुने जा चुके हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश से, जिनकी संख्या 13 है, और दूसरे नंबर पर स्थान आता है तमिलनाडु, जिसकी संख्या 12 है। ठीक है, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 13 शहर शामिल हैं और तमिलनाडु के 12 शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल है। देखिए मिशन का वित्तीयन किस प्रकार से किया जाएगा? तो केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रति वर्ष प्रति शहर, ठीक है, प्रति वर्ष प्रति शहर केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शहर को जो है 200 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जिसमें 100 करोड़ केंद्र देगा और 100 करोड़ राज्य देगी। ठीक, ताकि वह वहाँ पे बुनियादी ढांचों का विकास करे, पर्यावरण अनुकूलन विकास करे और साथ ही साथ जो है नागरिकों को उनकी जीवन शैली संबंधी गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ जीवन प्रदान करने का प्रयास करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन की। इस योजना को जान लीजिए, इसी योजना को अमृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ना हो पेपर में आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन योजना, ठीक, अटल योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था 25 जून 2015 को नई दिल्ली में। ठीक है, योजना का लक्ष्य था कि 1 लाख से अधिक, अभी हमने जब स्मार्ट सिटी मिशन की बात की तो हमने पॉपुलेशन की बात नहीं की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात करें, ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों स्थित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना दोनों ही योजनाओं में था, स्मार्ट सिटी मिशन में भी था, इसमें भी था, लेकिन इसमें जो है पॉपुलेशन का कैप भी किया गया है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से अधिक होनी चाहिए वह आबादी। ठीक है, तो देखिए इस योजना के तहत किन किन क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा बुनियादी ढांचों के तहत? तो देखिए जलापूर्ति के लिए, सीवरेज सुविधा के लिए, जलापूर्ति सीवरेज सुविधा एवं सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा का जल प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित पार्कों, बच्चों के लिए स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, या फिर उनका अगर वह पहले से विद्यमान है तो उन्नयन जिनसे शहरों की भव्यता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो देखिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर के अब तक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय इस योजना के लिए निर्धारित किया गया 50,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। तो देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना की घोषणा जो है 15 अगस्त 2015 को की गई थी और 5 अप्रैल 2016 को जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया था। लक्ष्य क्या था स्टैंड अप इंडिया योजना का? तो स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य था कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्ट्रक्चर तक, यानी कि संस्थागत साख संरचना तक जो है अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर महिला उद्यमियों की पहुंच को सुनिश्चित करना या फिर इनकी पहुंच को आसान बनाना। तो किस प्रकार से? तो देखिए सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रावधान है। स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रावधान है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बस इतना याद रखना है, सारी चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, यहीं से आप आंसर को अपने एलिमिनेट कर सकते हैं, हालांकि मेंस में निकलने के लिए आपको और सारी चीजें भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो देखिए इस योजना के माध्यम से जो है सिडबी के द्वारा जो है 10,000 करोड़ रुपए का एक पुनर्वित्त खिड़की को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पुनर्वित्त क्या होता है यह जानिए। तो देखिए जब ब्याज दर गिरती, यानी कि रेट जो है अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट गिर जाता है तो उस गिरते हुए रेट के माध्यम से, यानी रेट अगर गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो उस रेट को अगर गिर गया तो उसके बाद जो है लोन का फिर से जो है वो किया जाएगा, रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा लोन को। और किस प्रकार से किया जाएगा कि ब्याज को कम किया जा सकता है। ठीक है, लोन के देय की अवधि बढ़ाई जा सकती है, आदि चीज़ों के माध्यम से लोन का लगातार रिस्ट्रक्चर होता रहेगा, जिससे कि जो है आसानी से लोनों को चुकाया जा सके। और इसके लिए सिडबी जो है वह 10,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त खिड़की को भी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, या सिडबी के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी, क्रेडिट या साख के माध्यम से किया जाएगा। और इस पूरी योजना के लिए एक अलग से नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाई गई, जिसके माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए के कोष को बनाया जाएगा और यह क्रेडिट गारंटी तंत्र रहेगा। ठीक है, तो एनसीजीटीसी क्या है या फिर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट क्या होती है? तो यह जो है बैंकों को यह निश्चित करवाता है कि आप आगे लोन दीजिए, अगर आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। यह होता है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का काम। ठीक है, ऐसे काम करता है जैसे आप 3 लोग हैं, ठीक है, एक आपसे उधार मांगता है, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आप उसे तीसरे के पास ले जाते हैं, तो तीसरे को कहते हैं कि भैया तुम इसे दे दो, अगर जो है या नहीं देता है तो मैं तुमको दे दूंगा। यह काम करता है क्रेडिट गारंटी फंड। ठीक है, वहां पर आप क्रेडिट की गारंटी ले रहे हैं उस व्यक्ति के। तो उसी तरीके से यह भी है एनसीजीटीसी, जिसके माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाया गया है स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए। ठीक है, ताकि वाणिज्यिक बैंक पीछे ना हटे और वे लोन देते रहे। चलिए नेक्स्ट योजना देख लेते हैं। यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत की गई थी 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर। और इस योजना का लक्ष्य था कि आने वाले 4 वर्षों तक, यानी कि 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना या फिर उनका कौशल विकास करना। देखिए इस योजना में जो है श्रम बाजार में, यानी कि लेबर मार्केट में जो है नव प्रवेशी, यानी कि जो नए लोग जा रहे हैं, इंटर्न जो जा रहे हैं उनको, और साथ ही साथ 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। ठीक है, और योजना के तहत जो है प्रत्येक प्रशिक्षु, यानी कि जो प्रशिक्षण ले रहा है उस प्रत्येक प्रशिक्षु या फिर इंटर्न को जो है 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी दिए जाने का प्रावधान है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से
और लक्ष्य था कि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठा लिया जाए। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में इस योजना को देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था और ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ में 10 अंकों की वृद्धि प्राप्त कर ली जाए इन प्रारंभिक 100 जिलों में। और वर्तमान में जो है इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों में है, यानी कि यह भारत के समस्त जिलों में लागू कर दी गई है। और यह योजना 3 मंत्रालयों की है। और कौन कौन से वे 3 मंत्रालय हैं? तो उन तीनों मंत्रालयों का नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इन तीनों मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसको 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, शुरुआत में सिर्फ 100 जिलों के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगली योजना के बारे में। एक सेकंड से हटा। चलिए अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो देखो भैया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को प्रारंभ किया गया था 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से, और इसका लक्ष्य था कि जो गरीबी रेखा के नीचे यानी कि जो बीपीएल फैमिली है उनको जो है एलपीजी गैस यानी कि स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था इस योजना का? तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आदर्श वाक्य या उद्देश्य वाक्य है। और इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों यानी कि 2016 से लेकर के 19 तक सभी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को जो है निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध करवाना ये लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, जिसे बजट 2018-19 में संशोधित करके 8 करोड़ भी कर दिया गया। ठीक है, 2018-19 से यह संख्या बढ़ा करके 5 करोड़ परिवारों की संख्या को बढ़ा करके 8 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया। ठीक है, ताकि 8 करोड़ अधिक परिवारों को जो 3 करोड़ अधिक परिवारों को एलपीजी गैस या स्वच्छ ईंधन को उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, देखिए यह योजना जो है बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वे स्टोव भी खरीद सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इस योजना को जो है क्या कहते हैं और बताइए? ये फिर भाई ऐड कमेंट आ जाता है, बड़ा बुरा लगता है मुझे। चलिए कहाँ थे? हाँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इसको ऐसे जानिए कि इस योजना को DNRLM भी कहते हैं। ठीक है, परीक्षा में हो सकता है या डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछा जाए। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो देखिए इस योजना को प्रारंभ में जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 1999 से। ठीक है, 1999 में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY। ठीक है, तो इसी की उत्तरवर्ती योजना है। ठीक, उसके बाद जो है जिसे 3 जून 2011 को परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि इसको SGSY को 3 जून 2011 को परिवर्तित करके रख दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM कर दिया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया इस योजना का नाम बदल करके। और बाद में इसी योजना का नाम बदल करके जो है कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इस प्रकार से योजनाओं के नाम बदलते रहते हैं सरकारों के बदलने के साथ साथ। चलिए तो देखिए इस योजना का लक्ष्य क्या है? देखिए इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना, और साथ ही साथ प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत लाना, और योजना के तहत लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसको फाइनेंस जो है किस प्रकार से किया जाएगा? तो केंद्र और राज्यों द्वारा 75 और 25 के अनुपात में, यानी 75% केंद्र का योगदान होगा और 25% जो है वह राज्यों का योगदान होगा, या सामान्य राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। और वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर 90:10 का अनुपात होगा, यानी कि 90% केंद्र के द्वारा यहाँ जो वित्तीयन किया जाएगा इस योजना का, और 10% सभी राज्यों के द्वारा भुगतान किया जाएगा। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जैसा हमेशा होता है केंद्र शासित प्रदेशों में 100% योगदान किसी भी योजना में केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को। जी हाँ, स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की घोषणा एक ही दिन की गई थी। वह दिन था 15 अगस्त 2015 को। हालांकि इनकी शुरुआत होने की अवधि अलग अलग है। स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से, और जबकि स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की गई थी 16 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश ने 16 जनवरी 2016 को एक घोषणा के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो है नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, यानी कि नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत करने के लिए अनुकूल वातावरणों का सृजन करना। और इसमें अर्हता पात्र कौन कौन से हैं? देखिए स्टार्टअप इंडिया में पात्र हैं कंपनियों का नई जो ऐसी कंपनियां जिनका गठन अथवा पंजीकरण भारत में किया गया, वे सभी कंपनियां इस योजना के तहत पात्र हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें संस्थागत पंजीकरण या निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष की अवधि तक, तथा बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की 10 वर्ष की अवधि तक, और या फिर पहले 10 वर्ष की अवधि तक जो कंपनियां हैं वे इस योजना में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, देखिए पहले यह योजना यानी कि संस्थागत पंजीकरण या निगमीकरण की तिथि से जो यह 7 वर्ष हो गया ना, एक सेकंड से हटा दूँ जो यह 7 वर्ष हो गया ना, पहले यह शुरुआत में योजना किया था 5 वर्ष की अवधि थी। ठीक है, तो देखिए इस योजना के तहत किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार जो है जिस कंपनी को इस योजना का लाभ लेना है उसका वार्षिक कारोबार या टर्नओवर उसका जो कुल होता है वह 25 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वह जो कंपनी है वह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रिया अथवा सेवाओं के नव प्रवर्तन, अनुप्रयोगों या वाणिज्य के संबंध में कार्य कर रही हो, या इससे बड़ी मात्रा में या फिर ऐसा कोई कार्य कर रही हो ना कि उसके माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन या फिर परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सकता हो, ऐसी कंपनियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा या फिर स्टार्टअप इंडिया के तहत वित्तीय या फिर फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, देखिए नव प्रवर्तन आधारित यानी कि नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को जो है वह उन स्टार्टअप को जो है वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड की स्थापना भी की गई है, और इस फंड का प्रबंधन किया जा रहा है सिडबी के द्वारा। ठीक है, लघु विकास निगम लिमिटेड नाम होता है, सिडबी का पूरा नाम है लघु विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या फिर ई नाम। ई नाम का पूरा नाम क्या है? तो ई नाम का पूरा नाम है ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या फिर
राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है, ई नाम इसको बोलते हैं। इसकी शुरुआत इसका प्रारंभ किया गया था 14 अप्रैल 2016 को, और यह एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है देश भर की जितनी भी एपीएमसीज हैं उनका एकीकृत बाजार किया जाएगा, या फिर उनको एकीकृत किया जाएगा एपीएमसीज की मंडियों को, ताकि एकीकृत करने का मतलब यह नहीं है कि उन सबको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा लेकिन उन सबको इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब एक बाकायदा पोर्टल बनाया जाएगा और वहाँ पर जो है सभी एपीएमसीज के मार्केट के दाम अवेलेबल रहेंगे, और जिसके माध्यम से वहाँ पर जाकर के, जैसे कि मान लीजिए आप अमेजन में कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो अमेजन पे ये दुकान वाला भी है, ये दुकान वाला भी है, ये दुकान वाला है, इन सबके अलग अलग दाम है, ठीक है। जहाँ से आपको सस्ता मिलता है आप वहाँ से खरीदते हैं। इसी प्रकार से ऐसे ही एक एपीएमसीज का मार्केट बना दिया जाएगा या पोर्टल बना दिया जाएगा, और वहाँ पर जो है पहले से बोली लगी रहेगी, आलू का ये दाम ये दे रहे हैं, ये दाम ये दे रहे हैं, ये दाम ये दे रहे हैं, और ये दाम ये दे रहे हैं। अब यहाँ पर किसानों को जो आलू का दाम सर्वाधिक दे रहा है उसको किसान कह देगा भैया कि हाँ ठीक है हम बुक कर दे रहे हैं, आप जो है हमसे आलू, हम आपको अपना आलू देने को तैयार हैं, इतने दाम पर हमारा आपका बात तय हो जाता है, ठीक है। यही काम है एपीएमसीज को एकीकृत करके ई नाम का जो पोर्टल बनाया जा रहा है। वैसे वास्तव में एपीएमसीज होती क्या है यह जानिए। तो एपीएमसीज का गठन जो है यह राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, ताकि जो है किसानों का शोषण बचाया जा सके। किससे? एपीएमसीज का गठन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि खुदरा व्यापारियों से किसानों का शोषण रोका जा सके, और साथ ही साथ खेत में खड़ी फसलों का दाम और इसके अलावा मंडी में बिकने वाली फसलों के दाम में ज़्यादा अंतर ना हो सके। ऐसा नहीं किसानों से बहुत सस्ता खरीद लिया और मंडी में महंगा बेच दिया और किसानों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को सुनिश्चित करता है एपीएमसी, जिसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपल वो अमेजन वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, आपको ई नेम हमेशा याद रखेगा, ठीक है, कभी भूलेगा नहीं। जिस प्रकार से जो है आप अमेजन के माध्यम से सबसे सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से किसानों को यहाँ पे खरीदना नहीं, यहाँ पे बेचना है, तो किसानों द्वारा जो अपनी फसल के बारे में बताया जाता है, और अलग अलग व्यापारी आकर के यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर किसान ने बोल दिया कि हमको भैया आलू बेचना है, ठीक है, अब ये आलू हो गया, आलू किसान ने अपना दाम बता दिया, अब ये अलग अलग लोग आए, अलग अलग अपनी बोली लगाए, जहाँ से किसान को ज़्यादा पैसा मिला वहाँ पर किसान ने इसको बेच दिया। एक तरीके से ऑनलाइन नीलामी हो गई ई नाम, ठीक है, जिसका पूरा नाम या सही नाम है राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए प्रारंभ में एपीएमसी भी यही काम करता था, जो राज्यों में सभी जिलों में एपीएमसीज हैं इनका यही काम था। यहाँ पर किसान आते थे और एक जगह खड़े हो जाते थे, जो मंडियाँ हैं वहाँ पर किसान आते थे और खड़े होते अपनी फलों या चीज़ों की बोली लगाते थे, और जो व्यापारी उनको सर्वाधिक मूल्य देता था वह उन्हें अपनी फसलें देकर के चले जाते थे। पहले एपीएमसीज का यही काम था, लेकिन यह चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि जिले स्तर पर था, तो सभी जगहों के बारे में, सभी मार्केटों के बारे में पता नहीं था। जैसे कि देखिए नासिक में फसलें फेंकी जाती थी, नासिक में प्याज फेंका जाता था, तो कहीं टमाटर फेंक दिया जाता था सड़कों पर, क्योंकि दामों मंडियों में दाम गिर गया। एक तरफ तो नासिक में दाम प्याज के दाम इतने घट गए कि वहाँ पर सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो है दिल्ली में दाम इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पर जो है जो रहने वाले विद्यार्थी हैं वह प्याज खरीदना छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ई नाम बनाया गया कि दिल्ली का जो खुदरा व्यापारी होगा वह भी बोली लगा करके जो है उन फसलों को खरीद लेगा, ठीक है। इसके माध्यम से फसलों की अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा सकती है एक तरीके से देखा जाए तो, और साथ ही साथ किसानों को उचित दाम भी मिलेगा। देखिए 23 मार्च 2018 तक, यानी अब तक जो है 23 मार्च 2018 तक की स्थिति है, तो 23 मार्च 2018 तक 16 राज्यों की 585 मंडियां जो थी वे ई नाम से जुड़ गई थी, और लक्ष्य था और लक्ष्य एक ही चल रहा है किसानों के लिए, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना। देखिए इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी का गठन भी किया गया, जिसका नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, ठीक है। इस पूरी ई नाम योजना के कार्यान्वयन के लिए एक SFAC एजेंसी का गठन किया गया, जिसका नाम है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2013 को, ठीक है। शहरी आजीविका मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं NULM, यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके पहले हमने जो बात की थी वो NRLM के बारे में की थी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में। डिफरेंस दोनों के बीच में जानते रहिए। चलिए तो 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना चली आ रही थी, जैसे वहाँ पर चल रही थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 से, उसी प्रकार से जो है एक योजना चली आ रही थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इस योजना का नाम बदल करके जो है NULM कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया, और साथ ही साथ वर्तमान में इस योजना का नाम फिर से परिवर्तित करके NULM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका लक्ष्य सेम लक्ष्य जो वहाँ पे ग्रामीण गरीबों के लिए था, उसी प्रकार का लक्ष्य यहाँ पर भी है कि लाभोन्मुख स्वरोजगार, कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ शहरी गरीबी एवं उसकी सुविधता या फिर उपेक्षिता को दूर करना इस योजना का लक्ष्य, ठीक है। किस प्रकार से यह दूर किया जाएगा, तो यह किया जाएगा लाभोन्मुख स्वरोजगार या फिर कौशल का विकास करके, जो शहरी गरीब हैं उनके, ठीक है। देखिए योजना के तहत शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। सांविधिक शहरी निकाय क्या है यह आपके लिए आज का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए वित्तीय साझेदारी किस प्रकार से होगी, तो सेम है 75% केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, 25% राज्य सरकारों द्वारा भुगतान किया जाएगा। वहीं पूर्वोत्तर एवं अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों में जो है 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो है वह राज्य सरकारें देंगी। देखिए इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से जो है रोजगार के लिए प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाएंगे, ठीक है। और पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में इसके तहत जो है 18,000 रुपये व्यय किए जाते हैं हर व्यक्ति के कौशल विकास एवं उसके प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। चलिए इसका कार्यान्वयन कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि इसका कार्यान्वयन करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में, ठीक है। PM आवास योजना अर्बन, इसको प्रारंभ किया गया था 25 जून 2015 को। इस योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक जो है सभी जो है शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवा दिया जाए। देखिए इस योजना में जनगणना 2011 के तहत सभी घोषित 4,441 संवैधानिक कस्बों या फिर स्टेचुरी टाउन्स को कवर किया जाएगा, ठीक है।
देखिए, योजना के कार्यान्वयन के चरण निर्धारित कर दिए गए। किस योजना के? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन के कुछ चरण निर्धारित कर दिए गए, जैसे कि 3 चरण है इस योजना में। अप्रैल 2015 से 2017 तक 100 शहरों को कवर किया जाएगा। उसके बाद 2017 से 2019 तक अतिरिक्त 200 शहरों को इसमें और जोड़ा जाएगा, यानी कुल 300 हो गए। और फिर सबसे अंत में वर्ष 2019 से मार्च 2022 तक शेष सभी बचे हुए शहरों को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब योजना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। तो इसको जो है प्रारंभ किया गया था 20 नवंबर 2016 को। अगर अभी बात की गई शहरी की, शहरी योजना कब शुरू की गई थी? शहरी योजना शुरू की गई थी 25 जून 2015 को। कौन सी शहरी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 20 नवंबर 2016 को किया जाता है शुरुआत। इसका लक्ष्य भी सेम है, 2022 तक सभी ग्रामीणों को आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है सभी, और इसके लिए कुछ अलग चीजें निर्धारित की गई थी। देखिए, इसमें डायरेक्ट वित्तीयन किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है लोगों को किस प्रकार से। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई, यानी मैदानी क्षेत्रों के प्रति घरों के लिए जो है 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में घरों को बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, लाभान्वितों की पहचान जो है सामाजिक सोशल इकोनॉमिक सेंसस 2011 या फिर सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के माध्यम से सभी लाभार्थियों की पहचान की जा रही है इस योजना के अंतर्गत। और जो भी लाभार्थी हैं, अगर वह 1.20 या 1.30 लाख रुपए के माध्यम से, देखिए ठीक है, देखिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए के माध्यम से घर नहीं बना पा रहे, तो उनको अतिरिक्त 70,000 रुपए तक का ऋण लेने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ठीक है, देखिए मकान की जो मौजूदा स्थिति है, मकान का जो मौजूदा क्षेत्रफल होना चाहिए वह पहले 20 वर्ग मीटर था, लेकिन बढ़ा करके वर्तमान में इसे 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिसमें जो है बाथरूम और साथ ही साथ जो है लेटरिन की भी सुविधा जोड़ दी गई है। इसके अलावा रसोई भी जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए वित्तीयन किस प्रकार से होगा? तो मैदानी क्षेत्रों में 60 और 40 का होगा, 60% केंद्र का हिस्सा होगा और 40% केंद्र सरकार का हिस्सा होगा। और वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 90% सरकार का हिस्सा होगा और 10% यह हिस्सा होगा। बताइए, बिल्कुल ठीक, 10% जो है वह राज्य सरकार का होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली योजना के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना। रर्बन योजना क्या है? अर्बन है नहीं, रूरल है नहीं, रर्बन क्या है? तो देखिए, यह एक नया शब्द लाया गया डिक्शनरी में, जिसका मतलब है शहर और गांव के बीच की स्थिति। ठीक है, तो देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 21 फरवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था कि स्थानिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना, जिनको रर्बन क्लस्टर नाम दिया गया। ठीक है, राज्य सरकार जो है ऐसे ग्राम पंचायतों के समूहों का चयन करेंगी जिनकी जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन कैपिंग देखिए, जिनकी जनसंख्या मैदानी या तटीय भागों में 25 से 50,000 के आसपास हो। ठीक है, गाँव नहीं, ग्राम पंचायत। ठीक है, ऐसी ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, जिनकी जनसंख्या, पहली कंडीशन है मैदानी या तटीय भागों के लिए 25 से 50,000 रुपये, और दूसरी कंडीशन है रेगिस्तान, पहाड़ी या द्वीपीय अथवा जनजातीय क्षेत्रों में पॉपुलेशन 5 से 15,000 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सबका पहचान करके रर्बन क्लस्टर का निर्माण करेंगे। ठीक है, यह रर्बन क्लस्टर जो है अन्य, यानी कि गाँव के अन्य जो गाँव होंगे, अगल बगल के जो अन्य ग्राम पंचायतें होंगी, उनके लिए व्यापार का काम करेंगी, मतलब वहाँ के लोग आकर के यहाँ पर व्यापार करेंगे। और यह क्लस्टर जो है, यह रर्बन एरिया, यह रर्बन पंचायत जो है, यह शहरों से जुड़ी होगी डायरेक्ट परिवहन प्रणालियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। ठीक है, जिसके माध्यम से यहाँ व्यापार आगे बढ़ेगा। ऐसे क्या होगा? ये यहाँ पर विकास होगा, इन क्षेत्रों का विकास होगा इस प्रकार से। ठीक है, इन क्लस्टर के माध्यम से, इस क्लस्टर के माध्यम से इसके आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, और इसके माध्यम से यहाँ लोग व्यापार करेंगे, और जिससे कि जो है ये यहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। ठीक है, माइग्रेशन कम होगा, शहरों से गाँव से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है इसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, लोग जो यहाँ पर आजीविका के लिए आ रहे हैं उनका आना कम होगा, उनका डेली का अप डाउन होता रहेगा, काम चलता रहेगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कोई बड़ा शहर होता है, उसके अगल बगल छोटे छोटे कस्बे विकसित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक क्लस्टर, एक गांव पंचायत का विकास किया जाएगा, और यह सोचा गया कि इसके अगल बगल की ग्राम पंचायतें विकसित हो जाएंगी। ठीक है, यही है अर्बन मिशन। ठीक है, चलिए देखिए वित्तीय वर्ष इसका वित्तीय या फाइनेंस किस प्रकार से किया जाएगा? तो 2015-16 से लेकर के 2019-20 तक कुल 5,142.08 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा इस पूरी योजना पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन योजना पर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या फिर उज्ज्वल योजना के बारे में। तो इस योजना को प्रारंभ किया गया था 20 नवंबर 2015 को, और इसका लक्ष्य था कि जो बिजली वितरण कंपनियां या फिर डिस्कॉम कंपनियां, उनके वित्तीय सुधार तथा उनका पुनरुत्थान करना, अगर वह कर्ज में डूबती जा रही है। ठीक है, इस योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय, और इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य था झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। तो देखिए जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता के आदर्श वाक्य के साथ शुरू हुई थी। इस योजना का लक्ष्य था वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न ये पूछता है क्या इस योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन किया जाना? तो भैया बिल्कुल सही बात है, वित्तीय समावेशन करना ही इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। देखिए इसके माध्यम से वंचित तथा गरीब लोगों को जो है बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसके माध्यम से उनका बैंक खाता, बचत बैंक खाता खोला जा रहा है, साख यानी कि क्रेडिट दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा, पेंशन आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया जाएगा। ठीक है, इनको जो है इस खाते के माध्यम से 5,000 रुपये का एक ओवरड्राफ्ट भी दिया जा रहा है। हालांकि वर्तमान कोविड-19 के मद्देनजर इस 5,000 के ओवरड्राफ्ट को बढ़ा करके 10,000 रुपये तक का कर दिया गया, यानी कि वे बिना अकाउंट में एक भी पैसा रहे 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए वित्तीय जागरूकता तथा संवर्धन तथा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, देखिए आप ज्यादातर हर जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही हो गया, डीबीटी के माध्यम से ही सभी सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका भी क्रियान्वयन करने के लिए वित्तीय समावेशन का होना आवश्यक था, और जनधन योजना को इसको देखते हुए लॉन्च किया गया था। सभी को देखिए जो भी जनधन खाता धारक है उनको रुपये डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, और साथ ही साथ उनको 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जाता है। देखिए इस योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 तक कुल 31.42 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, और इनमें से लगभग 81% जो खाते हैं वह कॉमर्शियल या फिर वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो देखिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस योजना का पूरा नाम है मुद्रा यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसका गठन जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। मुद्रा का गठन जो है कंपनी एक्ट 2013 के माध्यम से किया गया था, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक
अनुषंगी इकाई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वही सिडबी है, ठीक है। तो यह सिडबी की एक अनुषंगी इकाई के रूप में मुद्रा का गठन किया गया 8 अप्रैल 2016 को, ठीक है। इसका उद्देश्य वाक्य या फिर लक्ष्य क्या है, तो धनहीन को धन प्रदान करना, यानी कि फंडेड टू द अनफंडेड। देखिए यह पिरामिड के निम्नतम स्तर पर, ठीक है, यानी कि जैसे यह पिरामिड है, ठीक है, तो इसके निम्नतम स्तर पर, इस लेवल पर, ये जो लास्ट आधार रेखा, ठीक है, इसके निम्नतम स्तर पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के माध्यम से उनका सर्वोत्तम तथा वैश्विक स्तर पर एक उनको जो है उनको आर्थिक सहायता के रूप में वैश्विक स्तर की एक एकीकृत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार की चीजें हैं। देखिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं मुद्रा योजना की। पहली शिशु उद्योग जिसके तहत 50,000 रुपये तक क्रेडिट दिया जाएगा। उसके बाद किशोर उद्योग जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और तीसरी है तरुण उद्योग जिसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। चलिए अगली योजना देख लेते हैं, अटल पेंशन योजना। देखिए पहले से चली आ रही स्वावलंबन योजना को शामिल करते हुए 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना का लक्ष्य है जो लोग निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए इसमें शामिल होने की आयु निर्धारित की गई है और वह है 18 से 40 वर्ष। यहाँ देखिए इस योजना में शामिल होने के लिए असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों की आयु निर्धारित की गई है 18 से 40 वर्ष तक, और जिनके पास बैंक का खाता हो, ठीक है, एक अकाउंट होना चाहिए और 18 से 40 वर्ष तक की आयु हो, तब वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर इस योजना में शामिल हो सकता है। और इसके माध्यम से जो भी इसके अभिदाता या फिर जो भी इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको जो है उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 1,000 से 50,000 रुपये तक के बीच का पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये तक के बीच के पेंशन का प्रावधान किया गया है। देखिए सरकार द्वारा भी इस योजना में समान रूप से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। देखिए 5 वर्षों तक अंशदान का 50% सरकार भुगतान करेगी और या फिर 1,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से जो भी कम होगा उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। इस वाले स्टेटमेंट को मैंने छोड़ा नहीं है। देखिए यहाँ से अपने आप कवर होता है। अगर न्यूनतम अवधि 20 वर्ष बोली गई है तो 40 के बाद अगर वो कोई व्यक्ति 40 की उम्र में शामिल होता है तो 60 वर्ष की उम्र तक तो भुगतान करना ही है। 18 से 60 भी करना है और 40 से 60 के बीच में भी करना है। तो न्यूनतम कितनी हो गई, 20 वर्ष अवधि हो गई ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो इसकी घोषणा की गई थी, इसको प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को कलकत्ता से, और इसका लक्ष्य भी वही था, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को जोड़ना, ठीक है, या सार्वभौमिक सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ना जो कि गरीब होंगे, कमजोर होंगे या फिर असंगठित होंगे, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से या सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ना, ठीक है। देखिए योजना को जो है, योजना की अवधि जो है वह 1 वर्ष की थी, यानी कि 1 जून से लेकर के 31 मई तक थी। इसमें पात्रता की शर्तें फिर से वही उम्र के आधार पर थी, 18 से 70 वर्ष की है, ठीक। पहली योजना यानी कि अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की आई थी। वहीं दूसरी योजना यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, ठीक है, वह था APY योजना। इसके पहले हम जो बात कर रहे थे अटल पेंशन योजना, अभी जो हम बात कर रहे हैं इस योजना का नाम है PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना, जिसकी शुरुआत की गई 9 मई 2015 को कलकत्ता से। तो इसमें शामिल होने के लिए पात्रता की शर्तें हैं 18 से 70 वर्ष की आयु तक के सभी बैंक बचत खाता धारक, ठीक है। इसमें प्रीमियम की राशि पहले से तय है 12 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। देखिए स्वतः भुगतान के माध्यम से यह प्रीमियम की राशि कट जाती है आपके बैंक अकाउंट से, जैसे ही कोई इसमें शामिल होता है। हर वर्ष जो है 12 रुपये अकाउंट से स्वतः ही कट जाता है। और इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्ण अपंगता की स्थिति पर 2 लाख रुपये, वहीं आंशिक अपंगता की स्थिति पर 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट योजना जान लेते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को, और इसका लक्ष्य था जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखिए इसमें जो है शामिल होने की पात्रता की शर्तें हैं 18 से 50 वर्ष। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक थी शामिल होने की उम्र, ठीक। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है शामिल होने की उम्र थी 18 से 70 वर्ष तक की। तीसरी चीज, प्रधानमंत्री जीवन बीमा में जीवन ज्योति योजना में शामिल होने की उम्र है 18 से 50 वर्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम की राशि है वह 330 रुपये वार्षिक है, और इसके अंतर्गत जोखिम कवरेज है वह है 2 लाख रुपये तक का, ठीक है। यानी कि अगर आप इस योजना को लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस योजना को लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद उसके परिवार को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह मृत्यु किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक या फिर दुर्घटना, ठीक है। ऐसा नहीं प्राकृतिक मृत्यु होने पर कवरेज नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की घटना होती है तो कवरेज दिया जाएगा। चलिए लास्ट, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य था गांधी जी की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने। देखिए बजट 2018-19 में इसके लिए 17,843.1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें देखिए स्वच्छ भारत अभियान में केंद्र और राज्य सरकारों का वित्तीयन 75 और 25 के अनुपात में डिवाइड है, ठीक है। 75% केंद्र सरकार भुगतान करती है, 25% राज्य सरकार। वहीं पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्य हेतु यह अनुपात 90:10 का होता है। चलिए फिलहाल इतना ही है, और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और योजना वाला चैप्टर भी या सेक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले किसी टॉपिक के बारे में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिकी में, ठीक है। वैसे आज की हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।